कुर्सी की लड़ाई को समझने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। वासुदेव माना जी, प्रवक्ता बीजेपी से। सर, बहुत स्वागत है आपका। निरंजन पोदार जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले वासुदेव माना जी, आपका स्वागत करते हुए बहुत बहुत बधाई आपको। गुजरात में आपकी पार्टी ने एक प्रचंड बहुमत हासिल कर सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर रही है। कैसा लग रहा है आपको वासुदेव जी? जी जरूर। जनता ने जो आशीर्वाद और अटूट प्रेम दिया है, ये अभी भी दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितना विश्वास है। अभी भी अटूट विश्वास है और दर्शाता है। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम एक बड़े राजनीतिक दल भी है, बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी राजनीतिक दल भी है। तो इसके लिए हमारा जिम्मेदारी भी और बढ़ जाता है। तो इसीलिए जनता हित के लिए और ज्यादा काम करेंगे, जनता से और ज्यादा जुड़ा बढ़ाएंगे। यही एक जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते भी पार्टी का हम ये आश्वस्त करता हूं मैं जनता को, जो जो काम हमने लगातार करते आए हैं और जो आशीर्वाद अपने लगातार देते आए हैं, अभी जो लोगों से जुड़ा होगा और ज्यादा बढ़ जाएगा। जी, वासुदेव जी ने सुन रहे थे आप। रुक करेंगे संवाददाता ममता चतुर्वेदी का। ममता, सुना आपने किस तरह से वासुदेव माना जी ने अपने बीजेपी की जो बात कही, और बात यहाँ पर आप कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस ने हालांकि हिमाचल जीत लिया है, लेकिन क्या हिमाचल में कांग्रेस अपनों को जीत पाएगी? क्योंकि जिस तरह से अंतर्कलह शुरू हो गई है, 6 उम्मीदवार सीएम पद के लिए यहाँ पर दौड़ में शामिल हैं। क्या लगता है आपको, क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस इस पूरी राजनीति समीकरण को लेकर कहता है? तो हिमाचल की जनता और देश की जनता जानना चाहती है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की बैठक कब होगी। पहले से यह सुनिश्चित था कि 3 बजे बैठक होने वाली है, लेकिन अब बैठक का वक्त टल गया है। 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए चुनाव प्रभारी, हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं, माफ कीजिए, हिमाचल प्रदेश में। और इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हिमाचल प्रदेश में है और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के, वो इस वक्त हिमाचल प्रदेश के शिमला में इकट्ठा हो गए हैं विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए, जो अब 4 बजे होने वाली है। और 4 बजे इसी विधायक दल की बैठक में ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। क्योंकि देखा जाए तो 68 विधानसभा सीटों वाली हिमाचल प्रदेश में 40 यानी कि 35 बहुमत का आंकड़ा है और 35 से अधिक 40 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। ऐसे में अब चुनौती केवल इस बात को लेकर है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि देखा जाए तो जहां एक और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह इस रेस में सबसे आगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू भी लगातार दावा कर रहे हैं कि वो भी मुख्यमंत्री पद के रेस में है। और इसके अलावा ठाकुर कौन सिंह का एक नाम है, वो भी इस रेस में आगे चल रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम को लेकर। और आशा कुमारी, उनका भी नाम चल रहा है कि वो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के हो सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से बयान सबसे पहले प्रतिभा सिंह की तरफ से आया कि देखा जाए तो वीरभद्र सिंह के निधन के बाद वहाँ पर पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ है और ऐसे में वीरभद्र सिंह की विरासत को लेकर ही प्रतिभा सिंह ने हिमाचल प्रदेश की जनता से वोट मांगा था। और यही वजह है कि सुबह जब उनका सबसे पहले बयान आया तो उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान का जो भी फैसला होगा उसको स्वीकार्य होगा, उसको सभी लोग मानेंगे, लेकिन पार्टी आलाकमान को वीरभद्र सिंह की जो विरासत है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए और पार्टी आलाकमान को कोई गलती नहीं करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी बयान आया। प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य ने कहा कि यदि प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री बनती हैं तो उनके लिए वो अपनी सीट भी छोड़ने तक को तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से सियासत छत्तीसगढ़ में हुआ, राजस्थान में लगातार मुख्यमंत्री को लेकर घमासान कांग्रेस पार्टी में लगातार बना हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है पुलकित की कांग्रेस पार्टी इस तरीके की गलती नहीं करेगी जैसा उससे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुआ है। क्योंकि पिछली गलतियों से कांग्रेस पार्टी को सीखना चाहिए और जिस तरीके से लगातार हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री चेहरा डिसाइड होने से पहले बयानबाजी हो रही है, उसको लेकर पार्टी आलाकमान जरूर ध्यान देगी और किसी ऐसे ही व्यक्ति को वहां का मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जाएगा जो सबके लिए स्वीकार्य होगा। और उसी का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। 4 बजे बैठक होने वाली है और विधायक दल की बैठक में यह साफ हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। जी बिल्कुल ममता, भले ही हिमाचल कांग्रेस ने जीत लिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो बातें आपने केंद्र बिंदु और अहम जो पॉइंट्स आपने रखे कि जो अंतरकलह है उसका नुकसान कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दिया है पूर्व में भी, और इसका जीता जागता उदाहरण हम गुजरात में भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस गलतियों से सीख लेनी चाहिए और जो अंतरकलह है उसको जितनी जल्दी हो सके उसको सुलझाने में अगर कामयाब रहती है कांग्रेस तो उसका भविष्य उज्जवल होगा। ये सवाल तो बना रहेगा। फिलहाल रुक करते हैं निरंजन पोदार जी का, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन जी,
इस पूरे चुनाव में आपके लिए मुख्य बिंदु क्या रहे? क्योंकि जिस तरह से वोट परसेंटेज गुजरात में हमने देखा कि कहां से बढ़कर कहां पहुंच गया, और अगर हिमाचल की बात करें तो मात्र 0 कुछ % से बीजेपी पीछे रह गई। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे चुनावी कवरेज को? देखिए पुलकित जी, अगर मैं हिमाचल प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हैं, अगर मैं इनका जिस तरीके से अध्ययन करता हूं तो मेरे को एक चीज देखने में आई है, और मुझे इस चीज को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश से बड़े चेहरे जो आते हैं, चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की बात करूं, चाहे मैं अनुराग ठाकुर जी की बात करूं, चाहे जो जयराम ठाकुर जी हैं उनकी बात करूं। देखिए पुलकित जी, निश्चित रूप से मेरे हिसाब से ये अनुराग ठाकुर जी के ऊपर भी और जेपी नड्डा जी के ऊपर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर ये चुनाव जो है ये परिणाम छोड़ के जा रहा है। उसका कारण ये है कि जिस तरीके से वहां पे भारतीय जनता पार्टी हारी है, देखिए वहां कांग्रेस जीती है, ये मेरे को ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण वहां पे बात ये निकल करके आती है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी हारी है। और भारतीय जनता पार्टी हारने का जो कारण सबसे बड़ा नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है कि ये जो वहां पे जिस तरीके से 20-21 सीटों के ऊपर बागी भारतीय जनता पार्टी से खड़े हो गए और वो मैनेज नहीं हो पाए। पहले टिकट वितरण में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गोलमाल हुआ है कि जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में बगावत हुई, और उसके बाद में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की कॉन्स्टिट्यूएंसी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के जिसको कहें गृह प्रदेश के अंदर भी अगर मान लीजिए बागी मैनेज नहीं हो पाए, जो अभी आपने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही माइनर से वोट परसेंटेज से पीछे रही। दूसरी तरफ आप एक चीज और ध्यान देके रखिए कि 10.4% यानी कि 10.40%, लगभग 10.5% वोट अदर्स को मिला है, और वो अदर्स कौन है? उसके अंदर ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के बागी है। अगर मैं इस मूल्यांकन को मैं ये चीज मान करके चलूं कि उन अदर्स को पहले साध लिया जाता, उन बागियों को पहले साध लिया जाता, या ऐसी परिस्थिति का निर्माण नहीं होने दिया जाता कि भाई वो इतनी बड़ी बगावत हो, और इसके अंदर अगर वो 5%, 7% वोट भी मैं ये मान के चलूं कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़ते, तो सोचिए चुनाव परिणाम क्या होता। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कि इन चीजों से मुझे खाली एक ही चीज नजर आई कि चूंकि गुजरात और हिमाचल के चुनाव साथ साथ थे, तो जो केंद्रीय नेतृत्व है, या यूं कहें कि जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह जी, और भारतीय जनता पार्टी के जो ओनली एंड ओनली एक चेहरे नजर आते हैं नरेंद्र मोदी जी, वो जहां गुजरात के ऊपर कंसंट्रेट करके बैठे हुए थे, गुजरात के अंदर उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई थी, उसका परिणाम तो गुजरात ने दिखा दिया कि जो ऐसा वहां पे परिणाम आया है, ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले कभी अतीत में ऐसा परिणाम आया और ना आगे आने की उम्मीद है। तो शायद अगर गुजरात और हिमाचल के चुनाव साथ साथ नहीं होते, और हिमाचल के चुनाव के अंदर अगर अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का अगर जादू चलता, तो शायद परिणाम में कुछ परिवर्तन होता। और इसके अंदर भी आप एक चीज और देखिए पुलकित जी, 10 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं हिमाचल में जिनमें 1000 वोटों से नीचे से परिणाम आए हैं, जिनमें हार जीत का अंतर 1000 वोटों से नीचे रहा है, यानी कि इतना नजदीकी मुकाबला। और इसके अंदर अगर ये सारी चीजें मैनेज नहीं हो पाती हैं, तो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भी सवाल उठता है, और वहां पे इतने बड़े चेहरे अनुराग ठाकुर जी के भी ऊपर सवाल उठता है। और हमारे सूत्र और जिस तरीके से हमें कुछ क्षण क्षण के खबरें आ रही हैं, उनके अंदर तो पुलकित जी ये चीज भी निकल करके आ रही है कि जितने योगी थे, इनको खड़ा करने में या इनके पीछे जो भूमिका है वो प्रेम कुमार धूमल जी की सबसे ज्यादा रही है, जो अनुराग ठाकुर जी के पिता है। और उसके बाद में भी भारतीय जनता पार्टी अगर मान लीजिए इन सब चीजों को मूक दर्शक बनकर देखती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगेगा। अब रही बात कांग्रेस की, तो जिस तरीके से कांग्रेस ने वहां पे चुनाव परिणामों में सफलता हासिल की है, निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र है। और कहीं ना कहीं इस चीज को भी हमें देखना पड़ेगा कि जो कांग्रेस की जो जिस तरीके से गिरती हुई साख थी,
उसके अंदर कहीं ना कहीं इसने एक, आप ये मान के चलिए कि रुकावट का काम किया, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक गैसकट का पैकिंग का काम किया इन परिणामों ने। लेकिन अब कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जिस तरीके से अभी आपकी संवाददाता ने भी बोला है कि जिस तरीके से राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में और तमाम जो कांग्रेस शासित प्रदेशों के अंदर एक आपसी जो झगड़ा है, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ जी के झगड़े ने जिस तरीके से इनके हाथ से मध्य प्रदेश लुटवा दिया, तो कहीं हिमाचल के अंदर ये चीज, इस चीज का दोहराव ना हो। बिल्कुल। और सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस के लिए ये है पुलकित जी कि यहाँ पे जो चुनाव परिणाम आए हैं, इनके 5 मुख्यमंत्री मटेरियल है वहां पे, और पांचों के 5 चुनाव जीत करके आ गए। अब कोई आदमी, एक आदमी को साधना बड़ी मुश्किल होती है। 6 उम्मीदवार हैं इनके, 6 दावेदार हैं मुख्यमंत्री के लिए इनके। 6 नहीं, निश्चित रूप से देखिए, वैसे तो ऐसी परिस्थिति के अंदर पुलकित जी और भी कई निकल करके आ सकते हैं, लेकिन मेरी समझ में ऐसा है जो 5 लोग तो ऐसे हैं जिनके बीच में बहुत जबरदस्त नजदीकी समझ लीजिए मुकाबला है, और जिनके अंदर एक तरह का मान के चलिए मारकाट मची हुई है मुख्यमंत्री बनने के लिए। अब इसको कैसे केंद्रीय नेतृत्व इसको थाम पाएगा, कितने दिन थाम पाएगा? और दूसरी तरफ जिस तरीके से हमने पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखा है, और एक आरोप लगाया जाता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ करने में एक्सपर्ट है, अगर मैं उसी आरोप को सही मान लूं तो कांग्रेस को लिए ये भी चिंता का विषय। और सबसे बड़ा एक चीज मैं कल भी बोला था किसी चैनल के ऊपर, पुलकित जी आपके चैनल पे भी मैं बोल के आता हूं कि इस बार जिस तरीके से लोकतंत्र की जीत हुई है, जिस तरीके से जनता का ये हुआ है, तो दिल्ली के अंदर एमसीडी का चुनाव जीत गए, एमसीडी में केजरीवाल जी चुनाव जीत गए, हिमाचल में कांग्रेस चुनाव जीत गई। इन चुनावों से कम एक चीज बहुत हुई है, बहुत अच्छी हुई है हमारे लोकतंत्र के लिए, और वो ये है कि ईवीएम की इज्जत बच गई है। अगर परिणाम कुछ अनपेक्षित आते तो मेरे हिसाब से ईवीएम की इज्जत लुट जाती पुलकित जी। बिल्कुल सही बात। मैं तो इस चीज से भी बहुत ज्यादा समझ लीजिए, हाँ, मैं तो इस चीज को भी बहुत सराहना करता हूं कि कम से कम इस बार किसी ने ये नहीं कहा कि चुनाव आयोग ने प्रभाव कर डाल दिया या संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर उंगली नहीं उठी। और ये मैं बार-बार डिबेटों के अंदर कहता हूं कि जो आप संवैधानिक संस्थाओं पे उंगली उठाते हो, ये आप इस लोकतंत्र के लिए एक कैंसर पैदा कर रहे हो, क्योंकि लोगों के मन में जिस तरीके से राजनीति के प्रति अरुचि है, वो रुचि कहीं संवैधानिक संस्थाओं के प्रति हो गई तो हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा आघात होगा पुलकित जी। जी बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही कि क्योंकि ये बात इस एंगल से भी हम देख सकते हैं कि ईवीएम पर इस बार आरोप नहीं लगा, ईवीएम की इज्जत बच गई, क्योंकि तीनों पार्टियों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही गया है। फिलहाल रुक करते हैं, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वासुदेव जी। वासुदेव जी, जिस तरह से आपने सुना अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा के नेतृत्व पे यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करते हुए नजर आए राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए निरंजन पोदार जी, आपको लगता है कि जेपी नड्डा जी के नेतृत्व पर कहीं ना कहीं उनके रिपोर्ट कार्ड पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया, क्योंकि गृह जिले में और अनुराग ठाकुर के गृह जिले में हिमाचल में आप लोग चुनाव हार गए, नहीं जीत पाए, और कहीं ना कहीं जिस तरह से आरोप लग रहा है कांग्रेस पर कि अंतरकलह की वजह से कांग्रेस का ये हाल आज देश के अंदर है, तो कहीं ना कहीं हिमाचल के जो बागी विधायक निकले जिन्होंने पार्टी छोड़ दी और निर्दलीय चुनाव लड़ा, उसका भी एक्सपेक्ट यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है इस पूरे चुनाव पर। देखिए, हमारा पार्टी कोई परिवारतांत्रिक पार्टी है नहीं, हमारा पार्टी लोकतांत्रिक कैडर बेस्ड पार्टी है, तो इसका समीक्षा भी उसी तरह से होता है, चाहे वो किसी भी लेवल में हो। समीक्षा जरूर, हमारा इंटरनेट समीक्षा जरूर होती है, तो वो पब्लिकली नहीं होती है, ये आश्वस्त करता हूँ। हमारा समीक्षा जरूर होती है, हर चुनाव के बाद हमारा समीक्षा जरूर होती है। रही बात, दूसरी बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस का देखिए 3 चीज कांग्रेस का बहुत ही खराब है। एक उनका नेता, नियत और नियति, 3 ही खराब है। उनको ना ही नेता का ठीक रहते हैं, ना ही नियति ठीक है उनका, और ना ही नीति ठीक है। तो नेता, नीति, नियति, ये 3 ही उनके वजह से कांग्रेस आज खुद एक रीजनल पार्टी बन के बैठने जा रही है, और ये निश्चित है कांग्रेस इसी को ले डूबते डूबते एक दिन रीजनल पार्टी बन के ही रह जाएगी। तो नेता, नीति, नियत, मेरा सलाह यही रहेगा, कांग्रेस ये 3 चीजें ठीक कर ले तो देश की जनता के लिए भी भला होगा और देश के लिए भी भला होगा। जी बिल्कुल, 3 चीजें यहाँ पर बताई है आपने वासुदेव जी। देखिए वरना क्या होते रहेगा, कांग्रेस हर बार अपना अंतरकलह के वजह से
बार बार भाजपा को झूठा ब्लेम देते रहेंगे कि मेरा उस तरफ झुकाव हो गया, इस तरफ झुकाव हो गया, ये सब फर्जीवाड़ा बातें करते रहेंगे और भाजपा को बदनाम करने का साजिश रचते रहेंगे। जी, 3 चीज़ों पर जोर देते हुए नजर आ रहे हैं वासुदेव माना जी। ये 3 चीज़ें अगर कांग्रेस सुधार लेगी तो क्या कुछ परिणाम भविष्य में कांग्रेस का होगा, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल रुक करते हैं ममता का। ममता, क्या कुछ लग रहा है आपको, क्योंकि चुनाव तो निपट गए, परिणाम सबके आ गए हैं, अब बात होगी मैनिफेस्टो की, क्योंकि तीनों ही पार्टियों ने, आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, सभी ने अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे किए हैं। क्या लगता है आपको कि अब बारी मैनिफेस्टो पे खड़े उतरने की है? क्योंकि सबसे अहम सवाल यहाँ पर हिमाचल में ये चीज़ है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कांग्रेस मुखर रही। प्रियंका गांधी ने लगातार इस चीज़ को लेकर मुद्दा बनाया, सरकारी नौकरियों को लेकर मुद्दा बनाया, और अग्निपथ की जो योजना यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा लाई गई उसको भी यहाँ पर मुद्दा बना के उन्होंने प्रमुख तौर पर इस चीज़ का प्रचार किया। तो क्या लगता है आपको कि अब मैनिफेस्टो पर काम करने की तैयारी पूरी है और कांग्रेस उस पर कितना अमल कर पाएगी? पुलकित, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को यह तय करना होगा कि हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। मुख्यमंत्री बनने के बाद कैबिनेट डिसाइड होगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट के तमाम वो साथी कौन होंगे जो हिमाचल प्रदेश के विकास को लेकर काम करेंगे। और उसके बाद जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने चुनाव के दौरान लगातार ये ऐलान किया था कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश की सत्ता में आएगी, फौरन वो हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए काम करना शुरू कर देगी। उन्होंने नौकरियों की बात कही थी कि आते ही सबसे पहले नौकरी देने की बात का ऐलान किया था। तो अब देखना यही होगा, मैनिफेस्टो पे तो हिमाचल प्रदेश की जनता जरूर संज्ञान लेगी और जानना चाहेगी कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने जो दावा और वादा किया था हिमाचल प्रदेश की जनता को, और जिसके बलबूते पे वो हिमाचल प्रदेश की सत्ता में वापस आए हैं, तो क्या उन दावों को पूरा करेंगी। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी मैनिफेस्टो को पूरा करने की, क्योंकि देखा जाए तो लगातार दावे तो किए गए थे। प्रियंका गांधी लगातार अपनी रैलियों में 1 रैंक 1 पेंशन की बात कर रही थी, और कहा जाता है कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है, वहाँ के ज़्यादातर लोग सेना में रहते हैं, और ऐसे में प्रियंका गांधी जिस तरीके से लगातार 1 रैंक 1 पेंशन की बात कर रही थी कि केंद्र सरकार ने सबसे पहले वादा किया, लेकिन केंद्र सरकार ने उस वादे को भुला दिया, और कांग्रेस पार्टी यदि हिमाचल प्रदेश में वापसी करेगी तो प्रियंका गांधी और हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार रहेगी वो इसको पूरा करेगी। तो कहीं ना कहीं अब तो जिम्मेदारी बनेगी कि आपने जो मैनिफेस्टो में हिमाचल प्रदेश की जनता से वादा किया है, जो दावा किया है, उसको आप पूरा कीजिए। जाहिर तौर पर इंतजार मैनिफेस्टो का जरूर सबको रहेगा कि आखिरकार जो दावे कांग्रेस पार्टी आलाकमान की तरफ से किए गए थे, क्या वो पूरे होते हैं या फिर केवल चुनावी वादे थे चुनाव जीतने के लिए। इसका भी इम्तहान एक तरीके से शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तो सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। विधायक दल की बैठक 4 बजे के आसपास होनी है। पर्यवेक्षक भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश पहुंच चुके हैं। इसके अलावा उनके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं, राजीव शुक्ला जो हिमाचल प्रदेश प्रभारी हैं वो वहां पर हैं, और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत तमाम बड़े नेता हिमाचल प्रदेश के शिमला में हैं। और सभी लोग अब इंतजार यही कर रहे हैं कि आखिरकार चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री पूरा कैबिनेट बनेगा और उसके बाद ही ये बात आएगी कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में जो दावा किया है वो पूरा करती है या फिर चुनावी दावा बनकर रह जाता है। पुलकित जी, ये दावा सिर्फ दावा बनकर रहेगा या कांग्रेस इस चीज़ को पूरा कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी फिलहाल। और रुक करते हैं निरंजन पोदार जी का। निरंजन जी, जिस तरह से आपने सुना कि ममता जी ने बताया किस तरह से कांग्रेस के लिए चुनौती है, एक तो मैनिफेस्टो को पूरी करने की चुनौती, दूसरा थोड़ी देर पहले आप भी कह रहे थे कि अपनी पार्टी के जो ये तमाम नेता हैं और जो ये 5 उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री पद को, उनको भी संभालने की कोशिश है। तो इन 5 सालों में कांग्रेस उन 5 अपने मैनिफेस्टो के जो दावे हैं उस पर और वादे हैं उसको पूरा करने में लगाएगी, क्या जो मुख्यमंत्री के पद पे उम्मीदवार हैं या जो कांग्रेस के जीते हुए विधायक हैं उनको समेटने में लगाएगी? और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह भी अहम है कि जिस तरह से कांग्रेस का वर्चस्व भारत में धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है, उसको कांग्रेस संभालने में कितना कामयाब हिमाचल के चुनाव के बाद होगी या फिर यहीं पर सिमट के रह जाएगी? देखिए पुलकित जी, अगर मेरे अनुमान की बात करें तो मैं इसके अंदर एक ही बात कहूंगा कि जिस तरीके से हिमाचल चुनाव के परिणाम आए हैं, यानी आप ये मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी को वहां 25 सीटें मिली हैं, 3 वहां पे निर्दलीय हैं और 40 के करीब कांग्रेस के कैंडिडेट जीत करके आए हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे इतना बहुत छोटा अंतर है, तो और
कल भी जैसे खबर आ गई थी, जैसे ही चुनाव परिणाम आए या यूं कहें कि चुनाव के रुझान आने शुरू हुए, पता चला कि कांग्रेस अपने जीते हुए विधायकों को उठा करके कहीं जयपुर ले जाना चाह रही है या चंडीगढ़ किसी रिजॉर्ट में ले जाना चाह रही है। देखिए पुलकित जी, सबसे पहले तो कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों के ऊपर तमाम देश के अंदर, तमाम राज्यों के अंदर एक आरोप लगता है कि भाई कांग्रेस के विधायक बिकाऊ है या कहीं कांग्रेस हॉर्स ट्रेडिंग ना हो जाए, भारतीय जनता पार्टी इनको खरीद ना ले, तो सबसे पहले तो कांग्रेस की चिंता ये है कि इन 40 विधायकों को मुकद्दम यानी कि इनको कायम रखे, इनको मजबूत रखे अपने साथ। और उसके लिए अगर ये इनको कहीं ना कहीं समझ लीजिए एक तरह का अघोषित बंधक बना करके रखे, तो ये भी कोई बहुत बड़ी, आप इस चीज को भी कोई बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय मत मानिएगा। जो वास्तव में लोकतंत्र के लिए भी मेरा मानना यह है कि जैसे कल भी एक चैनल के ऊपर मैं ये बात बोल रहा था कि मेरा ये मानना है कि जो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, जो लोग लोकतांत्रिक पार्टी की बात करते हैं, वो एक क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि यानी कि एक जनता के द्वारा अपना नुमाइंदा जो चुन करके भेजा जाता है, उसका जिस तरीके से मोबाइल छीन लेते हैं और उसको जिस तरीके से बंधक बना लेते हैं, ये मेरे हिसाब से तो कहीं लोकतंत्र का हिस्सा नहीं होता है। हाँ, इसके अंदर ये चीज, दूसरी चीज है, ये भी सरासर गलत है और सरासर मेरे हिसाब से अक्षम्य अपराध है कि अगर वो अपनी आस्था या अपनी निष्ठा बदलता है अपने क्षुद्र राजनीतिक लाभ के लिए या कह सकते हैं आर्थिक लाभ के लिए या किसी और लाभ के लिए, तो इसको भी इसकी भी निश्चित रूप से भर्त्सना या मैं कहूंगा कि ये भी अक्षम्य अपराध है। लेकिन इन चीजों का कांग्रेस को टिकट बांटने से पहले इन चीजों का कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि भाई हम जिसको अपना प्रतिनिधि बना रहे हैं कि उसका राजनीतिक संस्कार कितना अच्छा है, वो बिकाऊ है नहीं बिकाऊ है। ठीक है निरंजन जी, उसके बाद में चुनाव जीतने के बाद में हमें इसकी बाड़ेबंदी करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। जी निरंजन जी, ये सोचने का विषय कांग्रेस के लिए जरूर है कि ये सब कुछ कांग्रेस को पहले सोच के टिकट देना चाहिए। निरंजन, ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हमारे एक खास मेहमान अभिषेक तिवारी, आप प्रवक्ता भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। लौटेंगे उस सभी चर्चा पर। सवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक तिवारी जी से करेंगे। अभिषेक जी, गुजरात के अंदर बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे लिखकर गारंटी दी गई थी, कैसा लग रहा है आपको? और इसके साथ ही आपको बधाई भी कि आपने एमसीडी के अंदर एक बेहतर जीत हासिल करी। पहले तो धन्यवाद आपको। मेरी आवाज इको हो रही अभी? ठीक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजरात की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि आज आपकी वोटों की ताकत से, गुजरात की जनता की ताकत से आज आम आदमी पार्टी, छोटी सी पार्टी, आज देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई। 10 साल पहले जिस मुहिम को अरविंद केजरीवाल स्टार्ट किए थे, आज वो सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। जिस मुहिम को लेकर के चले थे, हम एजुकेशन और हेल्थ की बात करते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों की बात करते हैं, काम की राजनीति का राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रहा है। इससे हमारे लिए बड़ा कुछ नहीं हो सकता। पहली बार चुनाव लड़े, गुजरात के लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना विश्वास जताया हमारे ऊपर, इतना स्नेह दिया, उसके लिए उनके कर्ज है हमारे ऊपर, वो कर्ज उतारना हमारे लिए नामुमकिन है। गुजरात की जनता ने पहली बारी में 5 विधानसभा सदस्य हमारे बनाए हैं। पहली बारी में उन्होंने 40 लाख से ज्यादा वोट हमें दिया है। इससे ज्यादा प्यार और वो नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी जब पहली बार चुनाव लड़ी थी, उनको कुछ परसेंट वहां पे वोट शेयर था। आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी, लगभग 13% से ज्यादा वोट शेयर वहां गुजरात की जनता दिया। तो इससे अच्छा हमारे लिए क्या हो सकता है? मुझे लगता है कल का दिन जो था आम आदमी पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक दिन था और गुजरात की जनता को हम इसके लिए बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। हम पूरी तरीके से अभिभूत हैं। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी शुभकामनाएं देता हूं कि गुजरात की जनता ने आपको एक बड़ा मैंडेट दिया है। आपने जो भी वादा किया गुजरात के लोगों के लिए, 27 सालों से वहां के लोग परेशान हैं, आप वो वादे पे खरे उतरिए। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाएगी, उनकी आवाज बनके संसद से सड़क तक हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। जी अभिषेक जी, आपने गुजरात की जनता को तो बधाई दे दी, हिमाचल की जनता के बारे में कुछ भी नहीं कहा। वही बोलने वाला था मैं कि जमानत भी जब्त हो गया, हिमाचल में आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में जनता ने आपका जमानत जब्त कर दिया, धन्यवाद। एक सेकंड वासुदेव जी, उनको बोलने दीजिए, आपको पूरा मौका मिलेगा। अभिषेक जी, गुजरात की जनता का आपने आभार प्रकट किया, लेकिन हिमाचल की जनता के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। नाराज हैं क्या हिमाचल की जनता से आप? नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं है। ये जनतंत्र है जी, लोकतंत्र है, इसमें जनता मालिक होती है, हम लोग तो सेवक लोग हैं। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर भी अपना
पहली ऐसी पार्टी है हिमाचल के अंदर जो गांव से लेकर के विधानसभा लेवल से लेकर के जिला स्तर तक हमने संगठन बनाया। आज आम आदमी पार्टी हिमाचल के अंदर सबसे मजबूत संगठन है। वहां पे हमने चुनाव लड़ा, हर तरीके से वहां जनता के मुद्दों को उठाया। वहां की जनता ने जो हमें मैंडेट दिया है, जो हमें वोट दिया है, उसके लिए हम आभारी हैं और आगे भी वहां की जनता की आवाज उठाते रहेंगे, उनके बीच में रह करके काम करेंगे। जी, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर आपका। सवाल आपसे है कि जिस तरह से आपने सुना, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं कि हमने लगभग 40 लाख से ज़्यादा वोट यहाँ पर हासिल किए हैं। हालांकि गुजरात में आम आदमी पार्टी के लिए डेब्यू था, लेकिन एक डेब्यू पार्टी के लिए बेहतर प्रदर्शन माना जा रहा है। और क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का एक विकल्प आम आदमी पार्टी बनती जा रही है, क्योंकि 40 लाख वोट हासिल करना कांग्रेस के वोट बैंक में कहीं ना कहीं सेंधमारी आम आदमी पार्टी ने की है? नमस्कार पुलकित जी, सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, मैं चूंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को ही ठीक अपने पहले सुन रहा था, अभिषेक तिवारी जी को। एक तो मैं उनको करेक्ट कर दूं कि उनका ये डेब्यू इलेक्शन नहीं था, पिछली बार भी वो चुनाव लड़े थे और उनको 0.5% के आसपास मत मिले थे। ये अलग बात है कि लगभग 30 के आसपास सीटें शायद उन्होंने लड़ी थी, तो ये डेब्यू इलेक्शन नहीं था। और आम आदमी पार्टी ने लगातार, आपने देखा 2014 के आम चुनाव में भी किस तरह से उन्होंने पूरे देश में कैंडिडेट उतारे थे, 400 प्लस उतारे थे। तो इसको डेब्यू इलेक्शन नहीं कर सकते। हाँ, जो 40 लाख के आसपास वोट उनको मिले हैं वो वाकई काबिले तारीफ है कि दूसरे प्रयास में ही सही। और हम कहते हैं कि अगर वो पहला डेब्यू मानते हैं तो शायद सीरियस एफर्ट उनका पहला था ये, उसमें इतना वोट लेकर के आए। इसमें जितना उनका काम था न पुलकित जी, उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस का वहां पे परास्त होना और हाशिए पे जाना भी कारण था। जी, मैं दो बहुत बड़ी चीजें मानता हूं कल के परिणामों में, खासतौर से कल के परिणामों में। देखिए, हिमाचल में कांग्रेस उतनी जोरदार जीत नहीं दर्ज कर सकी है जितना जोरदार वहां पे भाजपा की पराजय हुई है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, भाजपा का पूरी तरह हारना लगभग तय था, लेकिन अंतिम कुछ महीनों में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने, नड्डा जी ने, अमित शाह ने वहां मेहनत की, तो और कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पे चली गई, वो लड़ी नहीं चुनाव ठीक से। उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग हिमाचल में गए नहीं तो वो लैंडस्लाइड जीतते। तो जो जनता का मूड था उसको काफी विपरीत स्थितियों को ठीक करके जिस तरह से वहां पे 25 सीटें इतनी बुरी स्थिति में भी भाजपा जीत के आई है, इस पे तो सोचना चाहिए कांग्रेस को। और कांग्रेस को तो मैं ये मानता हूं कि चूंकि भाजपा को वहां की जनता को हराना था, उसने कई कारणों से वहां मूड बना रखा था, उसके पास विकल्प कोई नहीं था, तो उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है। जहां तक गुजरात की बात है, गुजरात में भी जैसे पूरे राष्ट्रीय चुनाव में इस समय भारत जोड़ो यात्रा में पूरा फोकस है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का, ठीक उसी प्रकार एमसीडी के चुनाव में, गुजरात के चुनाव में, हिमाचल के चुनाव में, तीनों में उनके राष्ट्रीय नेतृत्व का कोई सरोकार ही नहीं रखा उन्होंने लगभग। बल्कि कांग्रेस के बहुत से नेताओं से हम लोग की बात होती है तो वो इस बात से काफी बेहद खफा है और निराश भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि देखिए, किसी भी राष्ट्रीय दल के किसी वरिष्ठ नेता का, सबसे बड़े नेता का अगर कोई मूवमेंट होता है, इस तरह की पदयात्रा होती है, देश में दौरा होता है, तो उसके पीछे एक राजनीतिक उद्देश्य भी होता है। कांग्रेस के लोग बेशक कहते हैं कि हमारा राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, देश में तमाम उद्देश्यों को समता लाना है, शांति लाना है, लोगों को भाईचारा लाना है, लेकिन उसके अल्टीमेट उद्देश्य तो एक पॉलिटिकल पार्टी का, पॉलिटिकल साइंस का सिद्धांत है पुलकित जी, कि राजनीतिक उद्देश्य को भी हासिल करना है। तो उन्होंने कहीं भी ठीक से चुनाव नहीं लड़ा इस बार खास तौर से। और लेकिन हिमाचल में जनता ने उनको गोदी में दे दिया है रिजल्ट। अब वो कितना संभाल पाते हैं वो पता चलेगा। अगर ठीक से संभाले तो यहाँ से वो एक नई चीज को रिवाइवल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा कि वो तो पेपर पर लिख कर दिखाते थे अरविंद जी, तो ये गारंटी। आप देखिए, जो शीर्ष नेतृत्व होता है पुलकित जी, उसको हमेशा क्रेडिबल बात करनी चाहिए। हर पर्यवेक्षण, हर तरह के सर्वेक्षण और सारे विशेषज्ञ मानते थे कि आम आदमी पार्टी इस बार विपक्ष में भी नहीं आएगी, लेकिन अगर वो सबसे अच्छा लड़ाई लड़ते तो विपक्ष में आते। लेकिन वो सत्ता में आ रहे हैं ये विश्वास दिलाने के लिए शीर्ष नेता ऐसा कहता है, ये मैं उचित नहीं मानता हूं। और जिस तरह से वो सिर्फ 5 सीट पर सिमट गए, वो कह रहे थे, अभी कल तक कह रहे थे चुनाव के रिजल्ट आने के बीच में भी, संजय सिंह को मैं सुन रहा था कि आप देखिएगा गुजरात में जादू हो जाएगा। हिमाचल में तो उनकी 68 की 68 सीट पर जमानत जब्त हो गई।
तो इसलिए अति उत्साह में अतिरेक बात नहीं करनी चाहिए, मेरा यह मानना है। जो बिल्कुल सही बात की, अति उत्साह में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। रुक करेंगे वासुदेव माना जी का। वासुदेव जी, सवाल यह है कि गुजरात में 27 साल से आप काबिज थे और इसके साथ ही आप हिमाचल की अगर हम बात करें तो आप लगातार बीजेपी वहां कहती हुई नजर आ रही थी कि इस बार रिवाज बदलेगा। साथ ही इसमें दो चीज और मैं जोड़ना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार पहुंचे और उत्तराखंड के दौरे पे हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल की एक खास वेशभूषा पहनते हुए नजर आए, जिसको कहते हैं चोला डोरा। सबकी निगाहें उस पर थी। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड जाकर हिमाचल को टारगेट करने की कोशिश की और इसके साथ ही जो परिणाम आए उसमें एक मौजूदा मंत्री समेत जो मौजूदा मंत्री थे, आपके एक मौजूदा मंत्री और 7 मौजूदा विधायक आपके चुनाव हार गए। कीर्ति सिंह वघेला शिक्षा मंत्री थे, वो चुनाव हार गए। उसके बाद हिमाचल की मैं बात कर रहा था, 10 मंत्री में से 8 मंत्री आपके हार गए। और अब जैसे हमने यहाँ पर बात करी थी कि नड्डा जी के रिपोर्ट कार्ड पर भी सवाल खड़ा हो गया है, तो इस पूरे प्रकरण में किस तरह से बीजेपी इस पूरी तैयारियों को देखती है और बीजेपी का कमबैक अब क्या होगा? देखिए, बीजेपी को जब भी जनता आशीर्वाद देती है, वो जनता का आशीर्वाद को उसी तेजी के साथ निभाते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर गुजरात में जनता ने आशीर्वाद दिया हमें सत्ता में रहने के लिए, तो उसी तेजी के साथ हम विकास नीति को अपनाएंगे और उसी तेजी के साथ जनता से जुड़ते चले जाएंगे। और रही बात हमें अगर कहीं पे जनता ने ये आशीर्वाद दिया है कि विपक्ष में बैठने के लिए, तो विपक्ष का काम भी हम भली भांति निभाने जानते हैं और भली भांति निभाएंगे भी। और अभी जो ये केजरीवाल पार्टी का और पीओ पार्टी का जो प्रवक्ता साहब बोल रहे थे कि बहुत बड़ी अभी नेशनल पार्टी बन गए, उनके लिए बधाई देता हूं। लेकिन ये रीजनल पार्टी रहते हुए जिस तरह से इंटरनेशनल घोटाले किए, जिस तरह से इंटरनेशनल काले करतूत किए, ये भी सराहनीय है। ये भी याद दिलाना चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ लोकतंत्र बचाने के लिए, देश और देश हित के लिए कम से कम अभी नेशनल पार्टी बन गए हैं, तो इनका फर्ज बनता है कि यूनिवर्सल कुछ काले करतूत ना करे। ये भी उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये फर्जीवाल पार्टी कुछ भी कर सकती है, गिरगिट की तरह रंग भी बदल सकती है। तो जनता के लिए ये कुछ भले ना करके ये जनता देश के खिलाफ भी जा सकते हैं। ये इस तरह की पार्टी है। तो इनके ऊपर अगर जिम्मेदारी में दर्शक ने जनता ने दिए हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये रोल मॉडल जिस तरह से अपनाए हैं, क्या ये देश में लेके जाना चाहते हैं? कल नरेंद्र मोदी जी का भाषण में भी सुने होंगे कहीं ना कहीं कि ये जो कहीं ना कहीं देश को खोखले करने का काम करते हैं, तो क्या ये इससे बचेंगे? क्या देश को बेचने का काम करने पे नेशनल पार्टी जो बन गए हैं कि यूनिवर्सल इस तरह की काले करतूत करने में आगे बढ़ेंगे? जी, ये सवालों के जवाब हम आम आदमी पार्टी प्रवक्ता से लेंगे, लेकिन उससे पहले निरंजन पोदार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं सवाल करना चाहूँगा। निरंजन जी, कांग्रेस का 12% वोट आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर हुआ है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की विकल्प पर एक आम आदमी पार्टी उभरती हुई नजर आ रही है राष्ट्रीय राजनीति में, क्योंकि आपने देखा कि 40 लाख वोट मिलने के बाद और 6% वोट बैंक जो इनके पास ट्रांसफर हुआ है, 6% वोट मिलने के बाद ये राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं। ऐसे में अब इनका उत्साह एक अलग सीमा पर है। तो किस तरह से आप कांग्रेस के वोट बैंक के ट्रांसफर को देखते हैं और किस तरह से कांग्रेस की भूमिका आगे वाले समय के चुनाव में रहेगी? देखिए पुलकित जी, ऐसा है, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा 3 बिंदुओं पे, और थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, क्योंकि बात को बीच में रोकने से क्या होता है ना, अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। अब देखिए, आपने जो सवाल किया, पहले मैं उस चीज का बात कर रहा हूँ। बात करें कांग्रेस की, फिलहाल कांग्रेस हमें जिस तरीके से चुनावी राजनीति के अंदर लड़ते हुए दिखाई दे रही है, और जो मेरे जो पैनलिस्ट साथी हैं, आपके वरिष्ठ पत्रकार साहब जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो कहा, मैं उन्हीं की बात में थोड़ा सा और ऐड कर देता हूं कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरीके से इन चुनावों के अंदर, चाहे 2 राज्यों के विधानसभा, चाहे दिल्ली के एमसीडी चुनावों के अंदर, जिस तरीके से कांग्रेस ने रुचि ली है और जितनी उन्होंने भूमिका निभाई है, इनको इन सारी चीजों को देख करके एक ही बात लगती है कि इन्होंने कैंडिडेट को टिकट तो बांट दिया, साथ में ये कह दिया यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करे, यानी कि हमारी तरफ से आपको कोई बैकअप नहीं मिलेगा। अब कई बार कल भी चैनलों के ऊपर डिबेट होती थी, कई बार जो कांग्रेस के प्रवक्ता कहते थे कि भाई केंद्रीय नेतृत्व वहां जाकर के कौन सा वोट दिलवा देता है, ये हो जाता वो। अरे भाई, जो
आपको ये चीज समझनी चाहिए कि अगर आपके शीर्ष नेता वहां जाते हैं और वहां पे अगर माहौल गर्म करते हैं तो वोट तो लोकल लाइजनिंग से ही मिलता है, लेकिन उससे जो आपका कैडर है, उससे जो आपका कार्यकर्ता है, उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। एक तरह का मान के चलिए उनके अंदर एक रिचार्ज पैकेज उनके अंदर एक सम्मिलित हो जाता है। लेकिन इस चीज को ये अभी समझ नहीं रहे। तो कांग्रेस की तो स्थिति ये हो रही है कि कांग्रेस इस टाइम मुझे ऐसे मोड पे नजर आ रही है कि लोग कुछ दिन करने दो, लोग तमाम विपक्षियों से, भारतीय जनता पार्टी से, आम आदमी पार्टी से जब लोग थक जाएंगे 10 साल, 20 साल, 25 साल, इनको चुनाव जितवा करके जब लोग थक जाएंगे तब हमारे को घर पे आएंगे और आकर के कहेंगे, हमारे क्या हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे भाई साहब आप चुनाव लड़िए, हम आपको वोट देना चाहते हैं। तो शायद हो सकता है कांग्रेस का तो मुझे ऐसी पॉलिसी नजर आ रही है। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो जो मेरे साथी पत्रकार ने एक बात कही कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने वहां आईबी की रिपोर्ट और ये सारा जिस तरीके से बताया कि भाई हमारी यहाँ पे सरकार बन रही है, चाहे छोटे से मार्जिन से बन रही है, एमसीडी में 230 सीटें। देखिए मैं आपके चैनल पे 4 दिन पहले भी बोल रहा था पुलकित जी, जिस दिन एग्जिट पोल पे आपने चर्चा करी थी उस दिन मैं भी आपको ये बात उस दिन भी बोल रहा था कि चुनावी रण एक तरह का युद्ध होता है और युद्ध में साम दाम दंड भेद सारी चीज नीति अपनाई जाती है। और अगर आम आदमी पार्टी या कहूं कि अरविंद केजरीवाल जी इस चीज को लेकर के अपना चुनावी जो बिगुल है उसको जोर से बजाते हैं या अपना चुनावी माहौल क्रिएट करते हैं या परसेप्शन तैयार करने में कामयाब होते हैं, राजनीति सबसे बड़ा जो खेल है वो परसेप्शन का खेल है पुलकित जी। और परसेप्शन किसको कहते हैं, मैं अपनी एक व्यक्तिगत बात आपको बताता हूं। इन चुनावों के 4 तारीख को चुनाव यहाँ पे वोटिंग होने के बाद में दिल्ली में मैं कम से कम 200 लोगों से मैंने अपना निजी सर्वे किया और उन लोगों से मैंने पूछा कि भाई आपको क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होने वाला। 200 में से कम 180 लोगों का यह मत था कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है। और जब मैंने उनको पूछा कि आपने वोट किसको दिया तो उनमें से मान के चलिए आधे से ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि जी हमने वोट तो बीजेपी को दिया है लेकिन चुनाव आम आदमी पार्टी जीत रही है। तो इसको आप समझिए, इसको कहते हैं परसेप्शन। और ये परसेप्शन, अब मुझे एक बात बताइए, वो जो 150 लोग हैं या 100 लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया लेकिन कहने में वो कहते हैं आम आदमी पार्टी जीत रही है, क्या वो कौन से विशेषज्ञ, उनको ये बात कहां से पता चली? लेकिन ये एक समाज में, जनता में एक परसेप्शन क्रिएट हो गया कि आम आदमी पार्टी जीत रही है, आम आदमी पार्टी जीत रही है। और इस परसेप्शन से ही बहुत सारे वोट पोलराइज हो जाते हैं, इस चीज को भी समझिए। और अगर अरविंद केजरीवाल जी के पास ये एक विद्या है, ये एक उनके अंदर एक जादूगरी है, तो इसको आप गलत मत बताइए। ये भी एक लड़ाई का हिस्सा है। और जिस तरीके से गुजरात के अंदर भले आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली हो पुलकित जी, लेकिन अगर इन्होंने 13% वोट अगर वहां लेके ठीक है निरंजन जी, परसेप्शन एक बड़ा पॉइंट जरूर है यहाँ पर। अरविंद केजरीवाल के पास ये जादूगरी जरूर है कि वो परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं। रुक करते हैं ममता का। ममता हमारे साथ आप लगातार जुड़ी हुई हैं और एमसीडी एक सेकंड समय की कीमती है, सबको समय देना है निरंजन जी। निरंजन जी सबको समय देना है। मैं आपकी फीलिंग्स तो समझ सकता हूं लेकिन सबको समय देना है। हमारे साथ हमारे संवाददाता ममता चतुर्वेदी जुड़ी हुई है। ममता, सवाल आपसे है कि आपने एमसीडी चुनाव को बहुत बारीकी से देखा है और बहुत बारीकी से आपने कवर किया। हमने देखा कि एमसीडी चुनाव में क्या कुछ नहीं आया, वीडियोज आए, थेरेपिस्ट की बात हुई और तमाम तरह की चीजें देखने को मिली। और वहीं माफ कीजिएगा, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का हमने एमसीडी चुनाव में देखा कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। और वहीं हिमाचल के चुनाव के अगर परिणाम को छोड़ दें तो गुजरात में उनका क्या कुछ हाल रहा वो हम सबके सामने है। ऐसे में ममता, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के लिए जो लोगों के मन में विचार आ गया है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और ऐसी पार्टी जिसका प्रदेश अध्यक्ष का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होता है, कांग्रेस किस हाल पर आके खड़ी हो गई है, किस मोड़ पर आके खड़ी हो गई है? क्या कुछ आपको एमसीडी चुनाव में देखने को मिला? और कहीं ना कहीं ये चीज भी आपको देखने को मिलती है क्या कि कांग्रेस चुनाव हारने के बाद अपनी तैयारियां दुरुस्त नहीं करती है, उन गलतियों से सीख नहीं पाती है?
जी पुलकित बिल्कुल सही बात है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो कांग्रेस के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है। बीजेपी को लगातार कांग्रेस पार्टी ये दुहाई देती है कि एमसीडी चुनाव को भी वो लोकसभा चुनाव की तरह लड़ते हैं, क्योंकि बीजेपी ऐसा मानती है कि चुनाव लड़ना ही उनका एक काम है, तो उस काम को वो बखूबी करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी ये समझना होगा, क्योंकि आपको याद होगा पुलकित, जनतंत्र टीवी एक कार्यक्रम किया करता था, दिल्ली का दंगल, जिसमें अलग अलग जगहों पर जाते थे और दिल्ली की जनता से जब बात करते थे तो कई लोगों ने ये भी कहा कि हम तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को देख चुके हैं, हम कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास विकल्प नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी खुद नहीं चाहती है चुनाव लड़ना, तो ऐसे में मतदाता वोट उनको किस आधार पर देगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कांग्रेस पार्टी के लिए और कांग्रेस को ये सोचना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली की सत्ता से कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी ने हटा दिया, दिल्ली में वापसी नहीं हो पाई आज तक कांग्रेस पार्टी को। वो अलग बात है कि शीला दीक्षित के ही कामकाज को दिल्ली सरकार में रहते हुए आम आदमी पार्टी ने भी बताया और कांग्रेस कभी उन उपलब्धियों को दिल्ली की जनता को ठीक से समझा नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में ये कमी तो है कि वो अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। एमसीडी चुनाव में जिस तरीके से तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी थी, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो शीर्ष नेतृत्व तक एमसीडी चुनाव में लगा हुआ था। आम आदमी पार्टी की यदि बात करें तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया थे, लेकिन कांग्रेस की यदि बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के अलावा कोई बड़ा नेता एमसीडी चुनाव में प्रचार करता हुआ कांग्रेस का दिखाई नहीं दिया। और यही वजह है कि दिल्ली की जनता ये भी आशंकित रही कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ भी रही है कि नहीं, उनको तो इस बात को लेकर भी शंका था। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के भीतर जो शंका है उसको कांग्रेस पार्टी को साफ करना होगा, क्योंकि देखा जाए तो चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी की उतनी सक्रियता या फिर यूँ कहे कि इतना सीरियस नहीं दिखती है कांग्रेस पार्टी जितना कि उसको होना चाहिए। हालांकि देखा जाए तो लगातार तमाम जगहों पर ये आरोप भी लगते रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा उन जगहों पर नहीं पहुंचता है जहां पर चुनाव हो रहे हैं। आखिरकार ऐसी वजह क्या है कि राहुल गांधी पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा करते हैं लेकिन चुनावी राज्य में नहीं जाते। हालांकि गुजरात में एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए गए थे, लेकिन हिमाचल में नहीं गए, वहाँ पर प्रियंका गांधी लगातार कैंपेनिंग करती रही। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सवाल तो ज़रूर उठते हैं कि आखिरकार ऐसी वजह क्या है, या फिर कांग्रेस पार्टी ने ये सोच लिया है कि एक दिन वो आएगा कि जब दिल्ली की जनता या फिर देश की जनता जो पक्ष में पार्टियां हैं उनसे जब नाराज हो पार्टी रहेगा, लेकिन कांग्रेस पर यदि जनता का भरोसा उठ जाएगा तो इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। और अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है, कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनको इस बात को लेकर ध्यान देना चाहिए कि कम से कम ये देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो जो शीला दीक्षित की उपलब्धियाँ थी, कम से कम जिसका जिक्र लगातार अरविंद केजरीवाल करते रहते हैं अपनी चुनावी सभाओं में, उसको दिल्ली की जनता को बताना चाहिए कांग्रेस को कि आखिरकार दिल्ली वालों के लिए काम कौन किया है, क्योंकि आज भी काम केवल शीला दीक्षित का ही दिखता है। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है पुलकित कांग्रेस पार्टी के लिए कि अभी भी वक्त है, उनको सचेत जाना चाहिए। जी बिल्कुल ममता, यहाँ पर कांग्रेस की प्रतिष्ठा का भी सवाल है और ये सवाल बहुत अहम होता है कि जब लोगों के मन में ये बात आ जाए कि हमारे पास विकल्प नहीं है, तो ऐसे में तो ये पता लगता है कि आपको कहीं ना कहीं अब आप जनता में अपना विश्वास खो रहे हैं। अब हमारी जो घड़ी है वो इशारा कर रही है कि इस डिबेट को हम वाइंड अप करें, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, बहुत छोटे शब्दों में आपका फाइनल कमेंट सुनना चाहेंगे। आपको किस तरह से लगता है कि आप गुजरात में कहाँ कमी रह पाई और एमसीडी चुनाव जो आपने जीत करी उस पर आपकी एक फाइनल कमेंट बहुत छोटे शब्दों में। देखिए, मैं बस आपके चैनल के माध्यम से इतना बोलूंगा, इको कर रहा है, प्लीज ठीक करें जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजरात की जनता को बताना चाहता हूं कि मैं गुजरात की जनता का आभारी हूं और धन्यवाद करती है आम आदमी पार्टी कि आपने इतना प्यार, इसने पहली बार ये चुनाव लड़े थे, इतना प्यार इसने दिया, उसके लिए हम बहुत ही ज्यादा अभिभूत हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के, मुझे नहीं समझ आ रहा भारतीय जनता पार्टी जश्न किस चीज का मना रही है। 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में अपनी सरकार थी, 2 राज्य की सरकार गंवा चुके हैं और आज ये नारा लगा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। उनके जश्न उनको मुबारकबाद देते हैं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी पहले मान चुकी है भारतीय जनता पार्टी से कोई जीत नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी अपने आप में मान चुकी है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस कभी भारतीय जनता पार्टी को हराने पे भी, क्योंकि दोनों में पति पत्नी गिरफ्त है, दोनों एक हैं। अभिषेक जी, मेरा सवाल आपका कांग्रेस पर नहीं था कि कांग्रेस का आप विश्लेषण कीजिए, सवाल मेरा यह था कि गुजरात में आपसे कहाँ कमी रह गई। फिलहाल आपने जो कीमती समय जनतंत्र टीवी के साथ साझा किया सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समय की कमी की वजह से चर्चा को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं कोशिश करूंगा कि फिर से कभी हम एक साथ जुड़े और इस तमाम मुद्दों पर सभी मिलकर एक बार फिर से चर्चा करें। फिलहाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया सर। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर इंदुकांत हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया सर। निरंजन पोदार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए
हुए थे, संवाददाता ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, वासुदेव माना प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए थे। इन सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल देखना होगा कि इन सभी चुनाव के परिणामों के बाद कांग्रेस किस हद तक अपनी इस परेशानियों को सॉल्व करती है। बीजेपी ने गुजरात में एक बहुमत हासिल किया है और एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी एक बहुमत हासिल करके पार्टी बनाई है।